और मेरे साथ लाइव शो में जुड़ रहे हैं बीजेपी के स्पोक पर्सन आलोक वर्षा। उनसे बातचीत करेंगे कि बंगाल में बीजेपी जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन आखिर क्यों बीजेपी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है, क्या वजह रही है। इसके अलावा और भी दूसरे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आलोक वर्षा साहब, मिला टाइम्स में स्वागत है आपका। बंगाल में आप लोगों का दावा था, अमित शाह साहब कह रहे थे कि 200 प्लस सीटों पर जीत हासिल करेंगे, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन बदतरीन शिकस्त हो रही है आपकी बंगाल में। देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में उतरती है तो हर का दावा होता है कि हम जीत रहे हैं। उससे क्या होता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहता है, चाहे जमीनी हकीकत कुछ भी रही हो। अगर हम कप्तान ही बोलेगा जी मैं हार रहा हूं तो प्लेयर तो वैसे ही ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद जो लास्ट चरण में जो तीन लास्ट चरण थे, वहां हमको मानने में कोई गुरेज नहीं है कि हम वहां फिसल गए, चाहे उसका कारण कोरोना रहा हो या कोई और कारण रहा हो। और जो महिलाओं और मुस्लिम वोटर्स का वहां पर और भी थे, ओवैसी साहब भी थे, एक और साहब है उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो अब्बास कांग्रेस के सिद्दीकी साथ। आईएसएफ वाले, अब्बास हाँ, सिद्दीकी आईएसएफ वाले, इन पीरजादा। लोगों को मुस्लिम समुदाय ने बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किया। वो एक तरफा ममता दीदी के साथ हो गए और महिलाओं का जबरदस्त सपोर्ट रहा। और बड़े शहरों में या टाउन्स में कोरोना के कारण हमारे बहुत से वोटर बूथ पर नहीं गए। ये भी एक हार का कारण है, लेकिन हम इसे सही माने में हार नहीं मानते हैं। अब देखिए, 3 से 82 पर पहुंचना और लेफ्ट का लगभग साफ हो जाना, कांग्रेस का मटिया मेट हो जाना, ये आगे का भविष्य, इनकम्बेंसी फैक्टर अगर आएगी ममता जी के साथ या उनके कारनामों से लोग दुखी होंगे तो सेकेंड ऑल्टरनेटिव तो हम ही खड़े नजर आएंगे। तो भविष्य की लेकिन लेफ्ट राजनीति करनी है। कांग्रेस को तो आप लोगों ने 2014 में खत्म कर दिया था। अब हर चुनाव में यही कहेंगे कि हम कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। ये तो आप लोगों की एक तरह से हार हुई है कि आप लोगों का जो नारा था, जो बीजेपी ने चुनाव को कम्युनल बना दिया था बंगाल में भी जाकर के, जय श्री राम के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो कहीं ना कहीं जो बंगाल की जनता, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि बंगाल में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होगी, मुद्दों पर वोट डाला जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि मुद्दों पर ही वोट पड़े। बहुत से फैक्टर थे जिन्होंने इस चुनाव को समय समय पर बदला है। कोरोना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है, इसको आप मान के चलिए। और हमारे लोग, हम हिंदूवादी लोग हैं, और अगर हिंदू कोई जय श्री राम बोलता है तो इसमें क्या, अगर कोई मुसलमान अल्लाह अकबर कहता है तो उसके ऊपर हम उंगली तो नहीं उठाते हैं, मना तो नहीं बिल्कुल करते नहीं। कि आप अल्लाह अकबर क्यों बोल रहे हो। लेकिन हम अगर जय श्री राम बोलते हैं तो उस पर भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, कितने वर्षों से श्री राम किस लाचार अवस्था में अयोध्या में थे, फटे हुए टेंट में। वहां भी हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो सब कुछ हुआ। ठीक है, सर, बात लोगों की बोलने की नहीं है, ये तो मजहबी मुकम्मल आजादी है। बात इसको मुद्दा बनाने की कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, या उस पर चुनाव लड़ने की, उस पर बात हो रही है। या किसी को, जैसे ममता बनर्जी रैली में आती है तो आप लोगों की तरफ से उनको चिढ़ाया जाता है बोल करके, उस पर बातचीत हो रही है। ये तो देखिए, मजहबी आजादी है। वो ये ऊपर के लेवल का नहीं है। नीचे के लेवल पे अगर कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया होगा तो वो उनके लेवल, लेकिन हमारे जो हाई लेवल बड़े नेता हैं उन्होंने कभी इस तरीके की छोटी बात नहीं की। और रही बात, ममता जी ने भी चंडी पाठ किया, ममता जी भी मकबरे पर जाके उन्होंने दुआ की। तो हर आदमी चुनाव के लिए जहां उसको मिलती है जगह, वो सोचता है कि कुछ वोट अगर इसी नाम पे हो जाए तो चलो ये भी कर लेते हैं। कोई एक पार्टी तक सीमित नहीं है। ममता जी ने चंडी पाठ क्यों किया, क्यों उन्होंने बताया कि मैं फलाना समुदाय से आती हूं, क्या जरूरत थी ये सब बताने की। कहीं ना कहीं उनको लगा कि मेरा हिंदू वोटर इससे प्रभावित होगा, तो उन्होंने चंडी पाठ कर लिया। उन्होंने अपनी जात और गोत्र बता दी। जहां मुसलमानों के प्रति था वो तो पहले से उनका रुझान उनके तरफ था, इस बार उन्होंने उनके भी मंदिर मस्जिद पर पहुंचकर नमाज तो नहीं आप अदा लोगों ने की तो होंगी। पहले से उनको बदनाम कर रखा था कि ममता मुमताज बेगम है और मुसलमानों की पार्टी है। देखिए,
जो 2-3 पार्टियां हिंदुस्तान में क्षेत्रीय हैं, इसका सवरेज भाई आधारभूत मुस्लिम समुदाय का वोट है। चाहे आरजेडी का लालू यादव का वोट हो, चाहे अखिलेश यादव का, क्योंकि मायावती जी मुझे लगता है यूपी में अब लगभग खात्मे पर हैं, जिस तरीके से लेफ्ट खात्मे पर है वेस्ट बंगाल में, तो वहां भी उनका जो बेस है वो मुसलमान जुटने से मजबूत हो रहा है। और यही हाल वेस्ट बंगाल में ममता जी का हुआ। ममता जी अच्छा, ये लोग क्या कहते हैं कि बीजेपी धर्म और जात की राजनीति करती है। अगर इनके पास से जात हटा दें, ये तो जीरो पे आ जाएंगे। अगर यादव हट जाए लालू से, यादव हट जाए अखिलेश यादव जी से, तो ये कहां की पार्टी रह जाएंगी? फिर मुसलमान को तो कहीं और जाने की सोचना होगा। अच्छा, ये अब तक तो बताइए, आप शुरू में कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी को, अब्बास सिद्दीकी को मुसलमानों ने नकार दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। क्या जब ये लोग चुनावी मैदान में आए थे तो आपको उम्मीद थी कि इनकी वजह, इनकी तरफ भी कुछ वोट जाएगा, बिखराव देखिए, होगा, तो फायदा मिलेगा हाँ, बीजेपी को? उम्मीद थी क्योंकि ये बड़े नेता हैं और मुसलमानों के जाने माने नेता एस्टैब्लिश हो चुके हैं, तो ये उम्मीद तो थी। और बिहार में सच पूछिए तो लालू यादव के रथ को ओवैसी के ही 5 एमएलए ने रोक दिया। तेजस्वी यादव लगभग चीफ मिनिस्टर बन गए बनने थे। वाला है। तो वहां क्या ये जो 17 सीटों में कि उस इलाके में 5 सीट पर ओवैसी जीते और 11 सीट पर आरजेडी के हार का कारण बने। तो तो क्या ऐसी कुछ उम्मीद यहां भी थी, लेकिन यहां के मुसलमानों ने एकजुट होकर बीजेपी को कौन हरा रहा है, मैं अपना ऐसा मानता हूं, और उनको लगा कि बीजेपी को ममता ही हरा रही है, तो एक मुश्त उन्होंने ममता जी को वोट किया है। तो बीजेपी क्यों मुस्लिम वोट हासिल करने में नाकाम है? आप लोग क्यों मुसलमानों का एतमाद हासिल नहीं कर रहे? मुसलमान किसी देखिए एक पार्टी के नहीं, मुसलमान तो मुतबादिल की तलाश देखिए में है। देख, नहीं मैं नहीं, बंगाल ऐसा गया नहीं है था, कि हम ममता बनर्जी से भी नाराज थे ठीक बहुत सारे ठीक मुसलमान, आरजेडी ठीक से नाराज हैं। ठीक है, ठीक है, किसी कारणवश हमारी पार्टी की एक इमेज हिंदुत्व की बन चुकी है या बना दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को हमसे कोई परहेज है। हमारे पास भी मुसलमान लीडर हैं, हमारे पास भी मुसलमान के, हमारी कमेटियों में पूरे इंडिया में मुसलमान का सेल बना हुआ है जिसमें मेंबरान हैं। नहीं, लेकिन वोट भी दे रहे। मैं आसाम का देख रहा था, एक ले, कैंडिडेट है बीजेपी के, मुसलमान है, वो लीड कर रहे हैं आधे से ज्यादा वोटों से। हाँ, तो बहुत जगह पर हमको मुसलमान महिलाओं का भी बहुत अच्छा खासा वोट मिला। जब हमने ये 3 तलाक के इशू पे, हमने उस पे एक सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड पर हमने उनके फेवर में इस बात को किया, तो इससे मुसलमान महिलाओं में एक अच्छी खासी हमारी पैठ बन गई है और है। ये मैं लेकिन पूरे आप तो इंडिया लेवल की मुसलमानों बात को कर रहा बाहरी हूँ। बोलते हैं ना। लेकिन बंगाल में वेस्ट आप बोलते बंगाल हैं कि बंगाल में देश बोलते हैं कि बांग्लादेशी है, और आसाम में जाके कुछ और बोलते हैं, जिसकी वजह से मुसलमान आपसे नाराज होते हैं। आप मुसलमानों को भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं आप लोग। हाँ, ये कमी है, इसको हमें और दुरुस्त करना होगा। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से हमने मुसलमान महिलाओं का दिल जीता है, हम मुसलमान भाइयों का भी दिल जीतने में सफल होंगे। थोड़ा टाइम लेकिन लग सकता है बंगाल क्योंकि में तो बहुत मुस्लिम महिलाओं ने दीदी को वोट किया है। अच्छा, एक ये बात बताइए आलोक जी, आपने शुरू में भी कहा कि कोरोना की वजह से आपकी हार हुई है या उसकी वजह से वोट कम हुआ है, तो क्या कहीं आप इस बात को मानते हैं कि आपके लीडरों से गलती हुई है? उन्हें बहुत पहले रैलियों को रोक देना चाहिए था, या चुनाव जो 8 मरहलों में हुआ उसको कम कर देना चाहिए था ताकि इतना ना होता? देखिए सवरेज भाई, आपने बहुत लाजमी बात की है, बहुत अहम बात की है। चुनाव प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं करवाता है। चुनाव के डेट्स, चुनाव में एम्प्लॉयमेंट बल का, ऑफिसर का, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं कराता है। ये काम ऑटोनोमस बॉडी क्रिएटेड चुनाव आयोग का है। अगर इसमें दोषी किसी को ठहराना है तो मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा है, उन्होंने तो यहां तक कहा कि इनके ऊपर कत्ल का 304 का मुकदमा। मुकदमा कायम किया जाए। लेकिन मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता हूं कि वो लोग जज हैं, वो कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते। लेकिन अगर चुनाव नहीं कराना था तो ये चुनाव आयोग का फैसला होना चाहिए। और अगर मान लीजिए चुनाव हुआ और आप मानते हैं कि बीजेपी ने रैलियां करवाई,
क्योंकि हमारी पार्टी बड़ी है, हमारे प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का एक रुझान है, देश का सबसे सफल और लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, जनमानस की भीड़ आती है। लेकिन कौन सी पार्टी थी जिसने कहा कि ये चुनाव का वक्त नहीं है, हम देश के हित में इस चुनाव में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे? एक भी पार्टी का नाम बता दीजिए आप। अगर चुनाव आयोग ने चुनाव कराया और आपकी नजर में ये चुनाव गलत समय पर गलत हो रहा था, तो आप परहेज कर जाते नहीं, कि हम नहीं बीजेपी जाएंगे सेंटर चुनाव में में, है। एक मिसाल कायम करते आप। लेकिन किसी पार्टी ने ये काम नहीं किया, और अब जब हार जीत का फैसला हो रहा है तो हमको दोषी ठहरा रहे हैं। आपको अरे हम थोड़ी चुनाव कराते हैं, नहीं, बीजेपी बीजेपी थोड़ी सेंटर चुनाव में है, कराती है। एक मशवरा दे सकती थी, एक अपना नजरिया पेश कर सकती थी, एक बात रख सकती थी। नजरिया पेश कर सकती थी, हाँ ये बात मैं मानता हूं, नजरिया पेश कर, लेकिन नजरिया पेश करने से होता क्या? हुक्मरान का जब हुक्म आ गया तो उसको तो मानना है। अच्छा, ये आखिरी सवाल करेंगे, आपको भी आज चुनाव का दिन है, कई सारे चैनलों पर आपको जाना होगा। हाँ। बंगाल में जो आप लोगों की हार हुई है, क्या उसके लिए आप अमित शाह साहब को, नरेंद्र मोदी साहब को किसको जिम्मेदार मानते हैं कि उन्होंने इतना हौसला दिलाया? पिछले 5 सालों से पूरी तैयारी हम थी, हम इतनी बड़ी हम कंपेनिंग हो रही थी, कोविड के बावजूद सब लोगों को वहां खतरे में जिंदगी डाली गई, और अब ये नतीजा है, तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? नहीं नहीं, हम तो प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने वेस्ट बंगाल में बीजेपी को स्टैब्लिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हम सरकार नहीं बना सके, लेकिन विपक्ष में आज सबसे मजबूती से हम खड़े हैं। अगर ममता जी जरा भी दाएं बाएं करेंगी तो उनकी नकेल कसने के लिए हमारे पास भी पर्याप्त नंबर है। और आने वाला भविष्य, मैं कोई पुरोहित नहीं हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे कह सकता हूं कि आने वाला भविष्य वेस्ट बंगाल में अगर किसी भी पार्टी का है तो वो बीजेपी का है। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी ही, इन लोगों ने ही वहां पे मील के पत्थर गाड़े हैं जिससे हम आगे जाएंगे। आलोक जी, एक और सवाल आपसे करेंगे, इस बात खत्म करेंगे। आसाम में आप लोगों की जीत हो रही है, दोबारा सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी आपसे पहले मैं कांग्रेस की स्पोक पर्सन नूरी खान से बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया और कहा कि आसाम में जो बीजेपी की जीत हो रही है वो ईवीएम का खेल है, बैलेट पेपर से चुनाव हो, बीजेपी नहीं जीतेगी आसाम में। देखिए, ऐसी बात जो है ना, ये सब गलत बयानी है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर हमको हेरफेर ही करना होता ईवीएम में, तो तमिलनाडु में क्या स्थिति है, वेस्ट बंगाल में क्या स्थिति है, पौंडीचेरी में क्या स्थिति है, केरल में क्या स्थिति है, एक आसामी क्या हमारा दिल है जहां हमने हेराफेरी कर लिया और सब जगह हमने छोड़ दिया? ये सब बेतुकी बातें हैं, ये सब वहां गैर आपकी राजनीतिक हुकूमत थी, बातें। वहां आपकी हुकूमत थी, हो सकता है, शक करने की हुकूमत वजह तो है। देखिए, एक जगह तो आप कहते हैं कि हमने गलत, हुकूमत में क्या है, आप हैं तो आप बैलेट में हेरफेर कर देंगे, तब तो इसका मतलब केरल में केरल वालों ने हेरफेर किया, वेस्ट बंगाल में ममता जी ने हेरफेर किया। तो अगर हेरफेर ही करना होता तो एआईडीएम के कहां हेरफेर करने में चूक रह गई? वो तो वैसे भी भ्रष्टाचार के बहुत धुरंधर लोग हैं, क्यों नहीं कर टफ पाए वो? फाइट है, ये टफ फाइट दिया उन्होंने तमिलनाडु में। तो फिर क्यों नहीं उन्होंने वहां पर ईवीएम की हेराफेरी करके सरकार बनाई? ये सब बचकाना बातें हैं। मैंने कहा ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सबको पता था कि असम में हमारा चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार, एक अच्छा सरकार बहुत दिनों के बाद असम के लोगों को मिला है, तो उन्होंने हमें रिपीट किया है। ये पहले से प्री प्रेडिक्शन आ रहे थे। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट तकरीबन आ चुका है, चुनावी रुझान सब जगह के आ गए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की बड़ी जीत के साथ सरकार बनने जा रही है, बीजेपी 80 पर सिमट गई है। आसाम में बीजेपी की वापसी हो रही है और तकरीबन 80-75 सीटों पर बीजेपी की लीड बनी हुई है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके को हार हो रही है और डीएमके कांग्रेस अलायंस की सरकार बनने जा रही है। केरला में एलडीएफ की सरकार बनने जा रही, वापसी हो रही है, तो एक बड़ी जीत है 5 राज्यों में। आसाम में दोबारा बीजेपी की वापसी हुई है। हमारे साथ है बीजेपी के स्पोक पर्सन आलोक वत्सा, जिन्होंने खुलकर पूरे मुद्दे पर बातचीत की और अपना नजरिया रखा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
फिर मुलाकात होगी किसी और सियासी शख्सियत के साथ और बातचीत करेंगे चुनाव पर। अपना ख्याल रखिए, कोविड से अपनी हिफाजत कीजिए। बहुत शुक्रिया अलोक जी, धन्यवाद। आपने अपना टाइम दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।